हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स लिंकेज विथ यूपीएससी सिलेबस में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस सेशन में हम 2 दिन के करंट इवेंट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने कल जो था वो यूपीएससी मेंस के जो क्वेश्चन पेपर थे उनको एनालाइज किया था और देखा था कि हमारे जो सेशंस हैं उनका डायरेक्शन सही करेक्ट है या नहीं। और हम जो टॉपिक डिस्कस करते हैं और आपको बताते हैं कि ये टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उनका वेटेज कितना रहा इस बार एग्ज़ाम में और उनसे कितने क्वेश्चंस पूछे गए। आप सभी ने देखा कि जो यूपीएससी मेंस की जो एग्ज़ाम थी 2023 की, उसमें 13 क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस 13 टॉपिक और 240 मार्क्स के क्वेश्चन जो थे वो हमारे प्रेडिक्शन के दायरे से आए हैं। आप सभी इस सेशन के साथ में कंटिन्यू रहिए ताकि आपकी मेंस की जो जर्नी है वो आसान हो और आप जो है अपने रैंक को सिक्योर कर सके। तो इसी वजह से हमारे जो 2 दिन के करंट इवेंट्स जो छूट गए थे, आज हम उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। वैसे एक जो मंडे वाली न्यूज़ थी उसमें संडे की वजह से कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं थी, एक कुछ न्यूज़ थी। और आज जो है कल के जो डिस्कशन थे उनमें देख लेते हैं कि 1-2 न्यूज़ क्या रही है। तो सेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट जो न्यूज़ रही है वो है महिला आरक्षण विधेयक। महिला आरक्षण विधेयक जो है वो अभी कैबिनेट की मंजूरी मिली है और अभी जो पार्लियामेंट का सेशन शुरू होगा उसमें इसके बारे में डिस्कस करेंगे लोग, जो सांसद हैं वो, और फिर पता चलेगा हमको कि क्या इसके बारे में रिजल्ट निकल के आता है। लेकिन जो महिला आरक्षण विधेयक है, अगर इसके बारे में चर्चा शुरू हो गई है तो ये टॉपिक यहीं से इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो महिला आरक्षण विधेयक है वो हमेशा से हिट टॉपिक रहा है और इसके बारे में हमेशा जो है वो मुद्दे बनते रहे हैं कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाना चाहिए। आप सब जानते हैं कि इसमें महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की व्यवस्था है। इस आरक्षण में संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। ये जो टॉपिक है वो हमारे सिलेबस में पेपर फर्स्ट में भी लिंक होगा, जहाँ पे कि महिलाएं महिला सेक्शन दिया हुआ है, और 2 में स्पेशली में रहेगा जहाँ पे कि संसद और महिलाओं की भूमिका को लेके जो टॉपिक है वहाँ पे लिंक होगा। और साथ में जब पंचायत वाला जो स्थानीय निकाय वाला जब हम चैप्टर देखते हैं तो वहाँ पे भी एक टॉपिक लिंक होगा। ये वैसे बात हो रही है सिर्फ विधानसभा क्षेत्र तक की बात हो रही है, लेकिन ये जो टॉपिक अब इमर्ज हुआ है उसमें आपको तीनों स्तर पे तैयारी करनी है। तो आप अपने तैयारी का जो डायमेंशन है वो महिलाओं पे सेंट्रिक रखते हुए, महिलाओं के का जो राजनीतिक पक्ष रहा है, मतलब महिलाओं के राजनीति में प्रवेश से लेके चैलेंज क्या होते हैं, क्यों नहीं आ पा रही है वो भी, कितना अभी कर पा रही हैं वो, और कितना कुछ किया जा सकता है, सरकार ने क्या क्या प्रयास किए उनको राजनीति में सक्रिय भागीदारी दिलाने के लिए। साथ ही जो हमारा जो अभी का जो सिनारियो है जिसमें कि महिलाएं अब जो बढ़ती जा रही है, जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारी जगह से न्यूज़ आती है कि वोटिंग परसेंटेज जो है वो महिलाओं का पुरुषों से भी ज़्यादा रहा है। तो अब क्या ज़रूरत, मतलब अब के सिनारियो में महिलाएं कहाँ स्टैंड कर रही हैं, ये सब चीज़ों को आपको तैयार करना है ताकि आपका जो क्वेश्चन है जब इस एंगल पे बने तो आप उसका आंसर इजीली दे सकें। आपने अभी भी देखा था कि महिला जो टॉपिक है वो हमेशा से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा है, और इस बार भी जो 2023 के मेंस एग्ज़ाम थे उसमें 6 जो टॉपिक थे वो इस महिला सेगमेंट से आए हैं, जिसमें से 3 डायरेक्ट क्वेश्चन थे और 3 इनडायरेक्ट टॉपिक, मतलब उस एक क्वेश्चन का आधा पार्ट महिलाओं पे डिपेंड था। तो बहुत बड़ा एक वेटेज एरिया है और जिसके बारे में आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि हर साल क्वेश्चन आता है और 2 और 3 क्वेश्चन आते हैं, तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। इसमें इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये लाए हैं आरक्षण विधेयक कि जो पिछले कुछ चुनाव हैं उनमें महिलाओं की भागीदारी बहुत बढ़ गई है और महिलाएं जो हैं वो पुरुषों के मुकाबले अधिक वोट डाल रही हैं। और इसमें जो ये जो आरक्षण का मुद्दा है ये पहले भी उठा था। हम जानते हैं कि कांग्रेस ने इसके बारे में विधेयक रखा था, तो उससे थोड़ा सा डिफर करते हुए इस वाले विधेयक को लाया जाएगा। तो ये आप इस एंगल को तैयार कर लेना।
नेक्स्ट जो न्यूज़ थी वो सुप्रीम कोर्ट जो है अभी चाहता है कि समाचार चैनलों का जो स्वनियामक तंत्र है, सेल्फ रेगुलेशन जो है वो स्ट्रोंग हो, मतलब कि उसको सख्त किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने टीवी समाचार चैनलों की निगरानी, ये बात हो रही है टीवी समाचार चैनल की, समाचार पत्र इसमें नहीं आएंगे अभी, है ना। टीवी समाचार चैनल जो हैं उनकी निगरानी को स्ट्रोंग करने की बात कही गई है। इसमें जो ये जो टॉपिक है ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप ये देखेंगे कि ये टॉपिक सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, लेकिन पेपर 2 के साथ ये लिंक होगा, जहाँ पे कि स्वनियामक तंत्र एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है, जहाँ पे कि हम बहुत सारी संस्थाओं को देखते हैं, जैसे सीबी, इरडा वगैरह, उन्हीं के साथ में ये आता है टॉपिक। और जो ये हम जब मीडिया की बात करते हैं तो उस सेगमेंट के साथ में ये लिंकअप होगा। तो अभी ये बात कही गई है, केंद्र ने कहा है कि 3 स्तरीय जो रेगुलेशन सिस्टम है वो अभी एक्टिवेटेड है और इनका खुद का सेल्फ रेगुलेशन भी है। लेकिन जो हम सुशांत राजपूत की जो डेथ वाला मैटर हुआ था, उसमें जो टीवी चैनल थे उनने जिस तरीके से उसको एक हाईलाइटेड टॉपिक की तरह से और अलग तरह से पेश किया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसी न्यूज़ को या उसी मुद्दे को लेके कहा है कि इस जो ये जो स्वयं नियामक तंत्र है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अभी जो है वो स्वनियामक तंत्र के उल्लंघन के लिए टीवी समाचार चैनल पर अधिकतम जुर्माना 1 लाख रुपए, जो कि 2008 में तय किया गया था। अब जो है स्कोर सख्त करेंगे तो देखते हैं कि कितना इस पे कितना इस जुर्माने को बढ़ाया जाता है, स्वनियामक में क्या बदलाव किए जाते हैं, ये आगे हमको पता चलेगा, तब हम वापस इस न्यूज़ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो किसान ऋण पोर्टल है। जो किसान ऋण पोर्टल है वो हमारा जो पेपर 3 है उसमें कृषि एक सेगमेंट दिया हुआ है, उसके साथ में लिंक होगा। और हम देखते हैं कि किसान जो किसान और बैंकिंग सिस्टम है उनका लिंकेज बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो किसान होते हैं वो जो साहूकार होते हैं और महाजन होते हैं उनसे ऋण लेते हैं, तो वो जो परसेंटेज रहता है इंटरेस्ट का वो बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से वो एक दुष्चक्र में फंस जाते हैं और फिर उनकी जो इनकम है वो उस पर उसका डायरेक्टली इफेक्ट आता है। इसी चीज़ से बचने के लिए जो सरकार है वो अलग अलग तरीके से किसानों के ऋण की व्यवस्था करती है, जिसमें किसान क्रेडिट कार्ड एक इम्पोर्टेंट स्कीम है। और अभी ये जो किसान ऋण पोर्टल है वो किसान क्रेडिट कार्ड के तहत जो सब्सिडी वाला जो ऋण प्राप्त होता है उसको प्राप्त करने में उसको जो आसान बनाएगा, क्योंकि इस पोर्टल के माध्यम से आप ऑनलाइन तरीके से अपने जो लोन है उनके बारे में अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या कंडीशन है ऋण की, सब आप देख पाएंगे। इसमें डोर टू डोर केसीसी अभियान और मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम पोर्टल का भी एक मैनुअल पेश किया गया है, जो कि आगे भविष्य में इसको लाने की तैयारी है, ताकि कि मौसम के बारे में आपको किसानों को पता चल सके। तो एक छोटी सी न्यूज़ थी किसानों के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है। तो अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप वहाँ इसको फीड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है एक एडिटोरियल है, रणनीतिक साझेदारी का अहम कदम। ये जो हमने कॉरिडोर देखा था उसके बारे में है। जो हमारा जो पूर्वी एशिया है और जो इंडिया और पश्चिम एशिया और जो यूरोप था उसको जो अटैच करता है या जो जोड़ता है, वो वाला जो कॉरिडोर था उसके बारे में ये एडिटोरियल है। आप पढ़ना, आपको और भी ज़्यादा इसमें आयाम मिलेंगे। नेक्स्ट है विश्वकर्मा योजना, जो हमने देखी थी पहले भी, हमने कहा था कि इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। अभी प्रधानमंत्री ने इसके बारे में थोड़ा डिटेलिंग की है और इसको अभी लोकार्पण किया गया है। इसमें क्या क्या शामिल है, इसमें 3 लाख रुपए तक का कर्ज जो है वो बिना गारंटी के उपलब्ध कराया जाएगा। ये एक इसका इम्पोर्टेंट सेगमेंट रहेगा। और इसमें 18 विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले जो कारीगर और शिल्पकार हैं उनको इसमें शामिल किया जाएगा। अभी जो गवर्नमेंट है वो 13,000 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट पे खर्च करने वाली, इस योजना पे खर्च करने वाली है। इसमें जो ये जो योजना है ये बजट जो था हमारा 2023-24 उसमें घोषित की गई थी।
इसके तहत क्या होगा, जो विश्वकर्मा जो है कारीगर और जो शिल्पकार हैं उनको बायोमेट्रिक आधार पे पीएम विश्वकर्मा पोर्टल पे अपने को रजिस्टर कराना होगा। और ये जो रजिस्ट्रेशन होगा वो फ्री होगा। फिर उनको एक प्रमाण पत्र जनरेट होगा और उस प्रमाण पत्र के माध्यम से ही उनको ये ऋण भी उपलब्ध कराया जाएगा। और साथ ही साथ वो जो भी कौशल रखते हैं, जैसे कि लोहार हैं वो लोहे के कामों में देखते हैं, जो टेलर हैं वो टेलरिंग का काम करते हैं, तो उसमें उनको और भी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ हासिल करने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। तो ये एक न्यूज़ थी। विश्वकर्मा योजना का लोकार्पण जब किया गया तो उसके क्राइटेरिया यहाँ पे बताए गए हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, हमने अफ्रीकी संघ देखा था जिसका कि अभी G20 में जिसको शामिल किया गया है। तो जो अफ्रीकी संघ है उसके बारे में बताया गया कि उसका वेटेज कितना है, उसको लेके एक एडिटोरियल आया था। तो अब हम देखते हैं कि अफ्रीकी संघ का वेटेज कितना है। अफ्रीकी महाद्वीप जो है अक्षय ऊर्जा संसाधनों का 60%, मतलब जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी उसका 60%, और अक्षय ऊर्जा व लो कार्बन टेक्नोलॉजी के लिए हम जो खनिज होते हैं, इम्पोर्टेंट खनिज हैं, उनके 30% उस अफ्रीकी संघ में मौजूद हैं। अभी बहुत बड़ा वेटेज है। अकेले कांगो जो अफ्रीकी संघ का एक इम्पोर्टेंट देश है, उसके पास दुनिया का आधा कोबाल्ट रखा हुआ है। और जो कोबाल्ट होता है वो लिथियम आयन की जो बैटरी बनाते हैं हम उसमें यूज़ आता है। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट एक संघ है जो कि हमारे खनिज उत्पादन की दृष्टि से या हमारे खनिजों की ज़रूरतों की पूर्ति करता है। अब भारत जो है वो भी स्वच्छ ऊर्जा में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है अभी, तो भारत को भी इन चीज़ों की ज़रूरत होगी, इसलिए हमारे लिए अफ्रीकी संघ जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें अफ्रीकी संघ का वेटेज बताया गया है वर्ल्ड इकोनॉमी में। $3 ट्रिलियन की अफ्रीकी संघ की संयुक्त जीडीपी है। अफ्रीकी संघ जो है उसमें 55 देश है, इन सबको मिला के इनकी जो जीडीपी है वो है $3 ट्रिलियन, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। भारतीय रक्षा उत्पाद जो है, हम जो अभी रक्षा उत्पादन कर रहे हैं स्वदेशी तकनीक से, उनको बाजार की ज़रूरत है कि हम कहाँ इनको बेच सकें। तो अफ्रीकी संघ जो है एक इम्पोर्टेंट कंट्री हो सकता है जहाँ पे कि हम उसको सप्लाई कर सकें। अभी जो है चीन और रूस जो है वो अफ्रीकी संघ को सप्लाई करते हैं जो भी रक्षा उत्पाद होते हैं, लेकिन हो सकता है कि आगे वाले सिनेरियो में भारत इस चीज़ को कर दे, क्योंकि भारत एक तो जो नज़दीक पड़ता है तो उसकी जो लागत आती है वो कम आती है ट्रांसपोर्ट की, और दूसरा ये है कि एक ट्रस्ट भी बना हुआ है अफ्रीका का हमारे ऊपर, तो उसको हम एज ए मार्केट प्लेस यूज़ कर सकते हैं। अफ्रीका जो है अभी हम जो ये बता रहे हैं कि किस तरीके से हम सप्लाई कर सकते हैं, उसका एक रुझान ये देखने को मिला है कि जो भारत है उसका जो प्रचंड हेलीकॉप्टर था उसको अफ्रीका खरीदने में बहुत इंटरेस्टेड है। इसलिए लगता है कि अफ्रीका जो है आगे हमारे रक्षा उत्पादों के लिए एक इम्पोर्टेंट सप्लायर बन सके। तो ये आज के सारे इम्पोर्टेंट करंट इवेंट्स थे 2 दिन के, जिनके बारे में हमने डिस्कस किया है, और आगे भी हम करंट इवेंट्स को डिस्कस करते रहेंगे। आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें, ट्रस्ट बनाए रखें और इन वीडियो सेशंस को कंटिन्यूटी के साथ में देखें ताकि आपको रिजल्ट मिल सकें। कल फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे नेक्स्ट न्यूज़ के साथ में। थैंक यू सो मच।